Assalamualaikum class, hope you're all fine and doing okay. So I know that मैं थोड़ा सा लेट हो गया इस वीडियो को पोस्ट करने, but still it's very important for all of you. It's about that how to score 14 out of 14. That's the second part of the video. Basically, part वन में हमने सर सैयद अहमद खान के टॉपिक और मेजरली मैंने आपको समझाया था कि फोर पैराग्राफ्स आइडेंटिफाई एक्सप्लेन एनालाइज क्या होता है, उसको कैसे मेंशन करना होता है, और फिफ्थ पैराग्राफ में कंक्लूजन के लिए मैंने एक अलग वीडियो अपलोड किया। अब दिस इज द पार्ट टू ऑफ द फाइनल दिस अबाउट दिस 14 आउट ऑफ 14 सीरीज। और इस क्वेश्चन को बेटा बहुत इंपॉर्टेंट समझना। हो सकता है आपके मई जून 2024 में भी ये एग्जाम जो है वो ये क्वेश्चन आपका कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जस्ट नॉट अबाउट द क्वेश्चन, अबाउट द टाइमलाइन बेस्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। सबसे पहले बेटा मैंने आपको समझाया, मैं एक दफा रिकॉल करूंगा, आई विल नॉट कीप दिस वीडियो वेरी लॉन्ग, आपको जल्दी से इसको सुनना है। सबसे पहले बेटा मैंने आपको समझाया कि दैट according to latest pattern you should be writing four paragraphs and four reasons, and then you have to move towards the fifth paragraph for the conclusion। सबको ये बात क्लियर हो चुकी है। कुछ एक्सेप्शंस हैं आपके सिलेबस में, ठीक है, उन एक्सेप्शंस के बारे में सुन लो। जैसे कि अच्छा मतलब उसमें ये वाला रूल फॉलो करना जरूरी नहीं है आपके लिए, आप उसमें ज्यादा रीजंस लिख दोगे, उसमें आप 5 रीजंस 6 रीजंस फिर कंक्लूजन लिख सकते हो, आपके ऊपर। आप 5 रीजंस लिख दो या 6 लिख दो, क्योंकि उसमें रीजंस बहुत माइन्यूट से होते हैं, उसमें जो है वो इसकी एक्सप्लेनेशन इतनी वर्दी नहीं होती। तो आई वुड से कि आप मोर गो फॉर मोर देन 4 पैराग्राफ्स। कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे सर क्या हो गया बेटा, आपकी बात आ गई, जिसने मुझसे पढ़ा है उस सबको पता है फॉर्मेशन ऑफ AIML में 6 टोटल रीजन है आपके, वैसे ज्यादा भी कर सकते हो उससे। आप कोशिश करो 5 से 6 रीजन उसमें मेंशन कर दो, डोंट गो फॉर द 4 वन। कुछ एक्सेप्शंस है आपकी, क्योंकि इसमें रीजनिंग बहुत स्ट्रांग नहीं होती। जैसे अगर मैं भुट्टो के रिफॉर्म्स को कंपेयर करूं AIML के रीजन से, तो भुट्टो के रिफॉर्म्स हेल्थ रिफॉर्म्स बहुत सारे हैं बच्चे, लेकिन AIML की जो रीजन है, अगर हम एक छोटे से रीजन को लेते हैं सिमिलर डेपुटेशन, वो बहुत स्मॉल है, तो इसलिए आपने ज्यादा मेंशन करना है, ठीक है। और क्या हो गया सर बेटा, इसके अलावा फेलियर्स हो गए आपके खिलाफत मूवमेंट के, फेलियर्स ऑफ खिलाफत मूवमेंट, इसमें भी यही वाला थंब रूल फॉलो होता है कि इसमें आप ज्यादा मेंशन करोगे रीजंस। अगर क्वेश्चन आ रहा है कॉजेज ऑफ खिलाफत मूवमेंट, उसमें आपने 4 रीजंस ही लिखने, लेकिन फेलियर में आ रहा है तो गो फॉर मोर 5 और 6 ऑफ देम। उसके अलावा एक क्वेश्चन जो मैंने मेनली आपको आज करवाना है, दैट इज टाइमलाइन बेस्ड क्वेश्चन। टाइमलाइन बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर भी आपका जो है वो एक मेजर बात कवर होती है, ठीक है सर। टाइमलाइन बेस्ड क्वेश्चन के अलावा फिर क्या आता है बेटा आपका, दैट इज इनिशियल प्रॉब्लम्स। इसमें आप ज्यादा पैराग्राफिंग करोगे, मतलब आप 5 पैराग्राफ्स के रूल को फॉलो अप करना जरूरी नहीं है, आप उसमें 6 7 टोटल पैराग्राफ्स पे जा सकते हो। इनिशियल प्रॉब्लम्स वो भी बहुत माइन्यूट से होती है, उसमें आप ज्यादा पैराग्राफिंग कर सकते हो बच्चे, ठीक है। और आखिर में आपका एक और टॉपिक आता है, वो जो बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ के फेलियर्स है, उसमें भी आप मैक्सिमम जितने लिख सकते हो वो लिख दिया करो, ठीक है। नवाज शरीफ के फेलियर्स हो गए, साथ में एक और टॉपिक क्या हो गया बेटा आपका, रिलेशन। तो यार इसमें इंटरनेशनल रिलेशंस में तो आपको पता है, मैंने समझाया प्रॉपर्ली कि पैराग्राफिंग के कॉन्सेप्ट क्या है उसमें, और उसमें आपने बस पॉइंट फॉर्म अपनी मैक्सिमम बातें मेंशन कर। अब यार ये बात सबको क्लियर है, मैंने आपको एक दफा रिकॉल करो, मैंने समझाया हर पैराग्राफ का पैटर्न समझो बच्चे, इफ यू वांट टू एस द एग्जाम्स। चाहते हो अपना मई जून 24 का या आगे जो बच्चे भी इस वीडियो को देख रहे हैं उसको एस करना, इस पैटर्न को समझ लो बच्चे। आइडेंटिफाई, एक्सप्लेन, एनालाइज, 3 चीजें करनी है आपने। आपने बात को आइडेंटिफाई करना है, एक्सप्लेन करना है, और आपने उसी बात को एनालाइज करना है। दैट्स द परफेक्ट पैटर्न फॉर राइटिंग अ 14 मार्क आंसर। अब सर ये कैसे करेंगे, ये मैंने समझाया। व्हाट इज एनालाइज? Analyze is basically linking back to the question या linking back to the topic। आप जब भी टॉपिक से दोबारा लिंक बैक करते हो उसको हम एनालाइज कहते हैं बच्चे आपका, ठीक है। ये बात आप लोग आई होप दैट के याद होगी। अब भाई फॉर एग्जांपल आपके एग्जाम में क्वेश्चन बेटा आपके पास आया, मैं जल्दी से उस क्वेश्चन को लिख देता हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए। वो क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में क्या आता है बेटा, एक क्वेश्चन एग्जाम में आया आपका 14 मार्क्स का क्वेश्चन था, जो इंपॉर्टेंट आपके लिए समहाउ हो भी सकता है। वो क्वेश्चन क्या था, दैट क्वेश्चन वाज सेइंग दैट Virginia 14 points, Virginia 14 points, ठीक है। The most important development development in the Pakistan in the Pakistan movement। कह रहे हैं क्या, जिना के 14 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थे इन द पाकिस्तान मूवमेंट बिटवीन, अब एरा देखो, 1929 टिल 1940, ठीक है। आगे वो क्या कह रहे हैं, एक्सप्लेन योर आंसर। ये एग्जाम का आपका एक क्वेश्चन है बच्चे, जो आपके एग्जाम में जो है वो W19 आपका जो है वो अक्टूबर 19 में एग्जाम में भी आपका जो है वो आ चुका है, ठीक है। और इसके रिपीटिशन के चांसेस भी कभी हो सकते हैं, या सेम लाइकली कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं जिसमें वो इस टाइमलाइन की बात करेंगे। अब टाइमलाइन बेस्ड क्वेश्चंस में मैंने आपसे कहा फॉरगेट अबाउट दिस रूल ऑफ 4 पैराग्राफ्स, इसमें मैक्सिमम बातें आपको लिखनी चाहिए। अब जब भी बेटा टाइमलाइन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो उसकी लॉजिक को समझो, उसकी सेंस, एक लॉजिक समझो कि उसकी मेजर लॉजिक क्या है। कि
बेटा जब भी आपका टाइमलाइन बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है तो आपने एक मेजर बात याद रखनी है कि उस टाइमलाइन बेस्ड क्वेश्चन में आपने हमेशा, मेरे बच्चे, एक चीज क्या करनी है, आपने सबसे पहले लिस्ट डाउन करना है कि वो इवेंट्स हैं कौन कौन से। अब 1929 से 40 तक जो मेरे दिमाग में कुछ इवेंट्स आ रहे हैं, उसमें कौन कौन से इवेंट आ रहे हैं, एक तो सामने लिखा हुआ है, आपने क्या कहा, जिना के 14 पॉइंट्स, फिर क्या हो गया, नेहरू रिपोर्ट, फिर क्या हो गया, इलाहाबाद एड्रेस, आरटीसी, चौधरी रहमत अली, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट, इलेक्शंस, लाहौर रेजोल्यूशन। दीज आर सम ऑफ द इवेंट्स जो हमें इसमें नजर आ रहे हैं। बट स्टिल अगर बेटा मैं फोकस करूँ, ये सारे इवेंट्स हमें यहाँ नजर तो आ रहे हैं बेटा आपके, अब मुझे चूज करने हैं। देखो मैंने आपसे कहा कि अब बहुत भी टाइम नहीं ना एग्जाम में, वरना लिखने को तो आप बहुत कुछ लिख दो। आपने अब चूज करने हैं बच्चों उसमें से कोई 5 to 6 टॉपिक्स जो आपने आपने अपने पास साइड पे लिखा या दिमाग में आपके हिट हो गया। अब आपने ना चूज लाजमी करना है इसको। टाइमलाइन बेस्ड क्वेश्चन हमेशा अपने साइड पे जल्दी से ग्राफ सी पेंसिल से अपने पास क्वेश्चन पेपर पे लिख लो, और आप बोलो यार मैंने इन इनके बारे में लिखना है, ताकि जब आप आंसर फॉर्म कर रहे हो ना, बीच में मत सोचा करो आंसर के। आपके पास डेटा, आपके पास लिखा हुआ है मैंने लिखना है जिना 14, अब मैं टिक कर रहा हूँ, मैं होऊंगा तो आपकी जगह पे किस किस के बारे में लिखूंगा बेटा, मैं लिखूंगा एक आपके जिना के 14 पॉइंट्स के बारे में। किसके बारे में बेटे, आपका जिना के 14, वो तो लिखना ही, वो तो क्वेश्चन का फर्स्ट पैराग्राफ है, आपको पता है। ठीक है, फिर मैं कहूँ यार नेहरू रिपोर्ट को छोड़ो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पाकिस्तान मूवमेंट में ऑल तो था, लेकिन कहीं ना कहीं हमें चूज करना है ना बेस्ट। इलाहाबाद एड्रेस आप बोलोगे यार एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट था आपका, फिर आप कहोगे आरटीसी का भी हाँ कुछ ना कुछ रोल था, लेट्स टिक दैट, देखते हैं आखिर में अगर चूज करना हो। चौधरी रहमत अली 1933 में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है अगर आपको प्रॉपर्ली समझ आएगी, लेकिन मैं इलेक्शन और गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट को अलग नहीं करूंगा, मैं इसको एक ही करके लिख दूंगा। और लाहौर रेजोल्यूशन का तो ऑब्वियस सी बात है अपनी जगह की इंपॉर्टेंट रोल था। तो अगर मैं यहाँ देखूं तो मुझे 6 बातें नजर आ रही हैं, जिन्हें के 14 पॉइंट्स, इलाहाबाद एड्रेस, आरटीसी, चौधरी रहमत अली, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट, इलेक्शंस को मिला के, और लाहौर रेजोल्यूशन। अब मैं इस पे 6 पैराग्राफ फॉर्म कर, अगर आपको लगता है आप टाइम मैनेज नहीं कर पाते 5 करो, लेकिन करो उसको एनालाइज। लेकिन एक बात को याद रखना बेटा, इस तरह क्वेश्चन में मेजरली आपने बात को आइडेंटिफाई भी करना है, आपको पता है, आपने बात को, सी इवेंट को एक्सप्लेन भी करना है, लेकिन इट्स ये नहीं करना। असल गेम सारा बेटा तुम्हारा जो है वो, अगर चाहते हो तुम्हें ए स्टार लेके आना, एनालाइज करना सीख लो। मैंने सर सैयद अहमद खान लास्ट वीडियो लेक्चर में समझाया था, अब टाइमलाइन बेस में मैं तुम्हें समझाता हूँ यार एनालाइज किस तरह से होता है, अगर तुम एक अच्छा एग्जाम में आंसर चाहते हो। ठीक है, आई होप दैट। देखो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले बेटा आपको एक चीज की जरूरत है, और वो है आपकी प्रायर नॉलेज ऑफ द टॉपिक। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है ना 1929 से लेके 1940 के इवेंट्स, तो बेटा आप पहले मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखें जाके, ठीक है, जिसमें आपको पूरा इवेंट समझ आए कि क्या हुआ था। क्योंकि मैं इसमें इवेंट्स नहीं समझा रहा, मैं सिर्फ इस क्वेश्चन को सॉल्व करना समझा रहा हूँ, याद रखना। इस पास्ट पेपर जो मैं आपको सेशन वीडियो जो अपलोड कर रहा हूँ, इसका पर्पस इज टू अबाउट understand how to write the answer. It is not about to understand these events. अगर वो समझना तो आपको रिकॉर्डेड लेसंस देखने पड़ेंगे। आओ जरा बात करें बेटा, मैं यहाँ पे लिखे लिखे इवेंट्स आपको कुछ दिखाऊंगा। मैंने ब्लैक कलर से आइडेंटिफाई किया हुआ है, ब्लू कलर से एक्सप्लेन किया हुआ है, और ग्रीन कलर से मैंने बात को एनालाइज किया हुआ है। आओ जरा हम पढ़े और हम फोकस करते हैं यहाँ पे क्या कह रहे हैं, क्या बात कैसे लिखनी। सबसे पहले आइडेंटिफाई क्या होता है, जस्ट लाइक अ हेडिंग बट नॉट अ हेडिंग। क्या लिखोगे, जिन्ना 14 पॉइंट्स वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। परेशान नहीं होना बच्चा, जिना 14 पॉइंट वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट। सिंपल सा, अब एग्जाम में एग्जामिनर हूं, मुझे इंप्रेस करना है तुमने, मैंने बताया ना तुम्हें इंप्रेस कैसे करना है। मुझे कंसाइज मजे का आंसर चाहिए, मुझे फील आनी चाहिए आंसर पढ़ते हुए, उसका डेटा ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। मैंने पहला लाइन पढ़ी, मैंने कहा यार कितना अच्छा बच्चा है, उसने 14 पॉइंट्स के बारे में लिखा होगा, मेरे लिए आसान हो गया। वरना बच्चे ना सब कुछ पहली लाइन में लिख देते हैं, बोलते हैं सर फुल कॉम्प्लेक्स सुन करके आना, इनको जान के मुश्किल नहीं करो। एग्जामिनर के लिए पेपर आसान, इतने सारी शीट्स होंगी उसके बाद चेक करने के लिए, कुछ भी कर लो, है वो इंसान, ठीक है, वो रोबोट नहीं है बच्चा आपका। तो इस बात को याद रखना कि आपने उसको जितना आसान करोगे उतना उसकी साइकी तुम्हारा पेपर को पसंद करेगा वो। ठीक है, खैर अब फिर आपने क्या कहा, इन 1920, अब मैं इस तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ लिटिल अबाउट दैट। मैंने कहा 1929 AIML ऑल इंडियन मुस्लिम लीग मेट इन अ कॉन्फ्रेंस इन दिल्ली, दिल्ली में मिलते हैं, वेयर जिन्ना प्रेजेंटेड 14 पॉइंट्स, जहां पे जिन्ना 14 पॉइंट्स प्रेजेंट करते हैं। इट एम्ड एट सिक्योरिंग पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स। उन्होंने कहा था, कुछ छोटे से मैंने कंसाइजली 14 पॉइंट्स पूरे लिखे मैंने कहा कि मुस्लिम्स ने कहा कि हमें एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए, और जिसमें उन्होंने कहा कि हमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, प्रोविंशियल पावर चाहिए। आपको ऑटोनॉमी नहीं आता, पावर बोल दो, चीता बट ऑटोनॉमी बोल दो। फिर आप क्या कहोगे, इट आल्सो स्टेटेड टू प्रोटेक्ट मुस्लिम रिलीजियस राइट्स, मुसलमानों ने अपने रिलीजन की राइट्स की प्रोटेक्शन की बात करी, और साथ में टू गिव अ शेयर इन द सर्विसेज ऑफ इंडिया, मुसलमानों को जॉब्स वगैरह चाहिए, उसकी उन्होंने डिमांड करी। चले सर ठीक है, बात समझ आ गई है। अब सीन क्या है, अब यार एनालाइज क्या, असल ये तो बच्चे कर लेंगे, आपकी मर्जी, आपने एक्सप्लेनेशन जिस भी वे में लिखी। आप कुछ और आप चाहो तो एक आध पॉइंट भी लिख सकते हो, एक दो पॉइंट्स को कंसाइजली मेंशन भी कर सकते हो। आपने एक्सप्लेन कर दिया यार ये सीन था जिना 14 पॉइंट। अब मेरे बच्चे जो आपने बात कवर करनी है, दैट इज अबाउट, जिसमें आपने एनालाइज लिखना है। ये मैं एक एनालाइज मैंने लिखा हुआ, आगे वाले में लिख के दिखाऊंगा आपको, ये देखो वो कह रहे हैं आपसे,
these 14 points set out the demands for any future negotiations. अब आप बताओगे, सुनो एनालाइज क्या था, लिंकिंग बैक टू द क्वेश्चन। सुनो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में वो ये कहते कि क्या जिना के 14 पॉइंट्स का पाकिस्तान मूवमेंट पे कोई इंपैक्ट था, क्या जिना के 14 पॉइंट्स का पाकिस्तान मूवमेंट पे कोई इंपैक्ट था, ये इस बारे में आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, आप बोलोगे हाँ बिल्कुल था। अब आप उसे एक्सप्लेनेशन में ये बात समझाओगे कि जिना के 14 पॉइंट्स का पाकिस्तान मूवमेंट में इंपैक्ट क्या था। आपने बोला जब जिना ने अपने 14 पॉइंट्स लॉन्च किए, जब प्रेजेंट किए, तो इट सेट आउट द डिमांड्स फॉर द, अब ना जिना जाते थे बोलते थे ये लिखे हुए 14 पॉइंट्स, पढ़ लो इसको, अगर समझ आती है, कांग्रेस और ब्रिटिश से बोलते थे तो मैं बात करूंगा वरना नहीं। तो बड़ी इंपॉर्टेंट थी पाकिस्तान मूवमेंट की। पहले जिना क्लियर ही नहीं थे कि उन्हें चाहिए, कि कभी बोले थे सेपरेट इलेक्टोरेट्स चाहिए, कभी बोले थे नहीं चाहिए। तो जिना ने क्लैरिटी थी, आपका क्लियर होना बड़ा जरूरी होता है। तो समझो इसको, एनालाइज किया, लिंक बैक, आप बोलो हाँ ये पाकिस्तान, दस इट वाज द लिंक ऑफ दिस टुवर्ड्स पाकिस्तान, इट फॉर्म द बेसिस ऑफ डिमांड फॉर सेपरेट। सेपरेट होमलैंड की डिमांड तो थी। स्टेप बाय स्टेप जाओगे ना, पहले दिन जाके अपने घर पे जो है ना, वो घर वालों से नहीं बोलोगे मुझे आईफोन 15 प्रो मैक्स दिला दो, ठीक है, पहले जाओगे प्यार से बोलोगे मोबाइल फोन दिला दो, फिर जाके बोलोगे कि मोबाइल मेरे दोस्त के पास ये वाला है, ठीक है, फिर जाके बोलोगे कि आजकल जो है वो ये वाला मोबाइल चल रहा है। तो करते करते जो पेरेंट्स को मनाओगे कि मुझे ये फोन चाहिए, ठीक है। तो बेटा ऐसे ही ना, जिना फॉरेन से ना वो बोल सकते हैं कि मुझे एक इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए, स्टेप बाय स्टेप उन्होंने अपनी डिमांड को इंक्रीज करना है। तो आप बोलो ये पहली डिमांड तो थी होमलैंड की तरफ। इट ऑल्सो कन्विंस that the Muslims and Hindus are two separate communities. मुस्लिम्स, जिन्होंने बोला भाई अब ऑफ सीन है कि हम मुस्लिम हिंदूज के साथ काम करें, उन्होंने बोला अब आप ये कंसीडर कर लो कि हम दो डिफरेंट कम्युनिटीज है। ब्रिटिश को जितनी जल्दी ये बात समझ में आएगी, अभी समझाना शुरू कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेप है कि हम एक अलग कम्युनिटी, हमें अलग ट्रीट करो, तो उन्हें एक अलग स्टेट चाहिए, विच वॉज द डिमांड फॉर द फ्यूचर इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के लिए फ्यूचर में डिमांड। तो यार थोड़ा सा आपने इसको समझा, थोड़ा मुश्किल है जिन्ना के 40 पॉइंट्स का एनालाइज को लिखना, लेकिन आप ये लिखोगे ये एक फ्यूचर नेगोशिएशंस की डिमांड बनी कि आगे हमें ये चाहिए, ठीक है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट था मुस्लिम्स के लिए क्लियर होना, और साथ में ब्रिटिश को ये बात क्लियर होना कि मुस्लिम्स चाहते क्या, मुस्लिम्स के लिए क्लियर होना कि हम क्या चाहते हैं, और ब्रिटिश के लिए क्लियर होना कि मुस्लिम्स हमसे क्या चाहते हैं। तो दिस इज व्हाट इट इज रिटन ओवर। आपने कहा, फिर आपने आगे कहा हाउएवर देयर वर अदर इवेंट्स एज वेल व्हिच कंट्रीब्यूट। अब आप जाओगे दूसरे इवेंट की तरफ, आप अपने एक इवेंट लिख लिया, ठीक है। सेकंड क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इलाहाबाद एड्रेस। अब मेरे बच्चे आप लिखो इलाहाबाद एड्रेस के बारे में। यार इलाहाबाद एड्रेस का क्या, सुनना जरा फोकस होके बात। यार इलाहाबाद एड्रेस का बेटा एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था आपकी जो है वो इधर, जो मूवमेंट हुई थी आपकी उसमें, ठीक है। अच्छा बेटा, अब आपने ये बात बोली कि यार इलाहाबाद एड्रेस का एक अपना, अब आप इलाहाबाद एड्रेस समझाओ यार कि इलाहाबाद के एड्रेस का क्या है। आप बताओगे इलाहाबाद एड्रेस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, आपको याद होना चाहिए बेटा, प्रायर नॉलेज होनी चाहिए कि इलाहाबाद एड्रेस वाज आल्सो द मेजर टर्निंग पॉइंट फॉर द मूवमेंट। अलामा इकबाल प्रेजेंटेड द आइडिया ऑफ सेपरेट होमलैंड फॉर मुस्लिम्स, उन्होंने एक सेपरेट होमलैंड के मुस्लिम्स का आइडिया प्रेजेंट किया बेटा आपका, ठीक है। he explained that Indians now belongs to different races, languages and religions, and to maintain peace a proper place for Muslim is required। इन्होंने बोला मुसलमानों को एक प्रॉपर प्लेस चाहिए। He also stated that Punjab, NWFP and Balochistan forming Muslim state। इन्होंने कहा था कि हमें मुस्लिम, अब याद आया तुम्हें थोड़ा बहुत कि यार बेसिकली इन्होंने कहा था कि हमें एक अलग जगह चाहिए। इन्होंने कहा था ब्रिटिश रूल हो ना हो मुझे नहीं फर्क पड़ता, ब्रिटिश हमारे ऊपर है, हमें एक अलग जगह चाहिए, पार्टीशन मांगा इन्होंने, इंडिपेंडेंस को इन्होंने फोकस नहीं किया। तो ऐसा ऐसा जा रहा है, शुरू में मुसलमानों ने 29 में जिना 14 पॉइंट्स में नहीं मांगी ऐसी बात, अब वो कह रहे हैं हमें अलग कर दो हिंदूज से, जिसमें अलामा इकबाल ने बात की। आपने लिख दिया शॉर्टली समराइज वे में, यार ये हुआ। अब आपने लिखना है बच्चे कि इसका इम्पैक्ट क्या आया बेटे आपका, क्या इसका कोई इम्पैक्ट था बेटे आपका, हाँ सर बिल्कुल इसका इम्पैक्ट। तो जरा फोकस होके बात समझना, रिकॉर्डिंग ऑन है आपकी, ठीक है कि क्या हुआ था। देखो बेटा आप ये लिखोगे इसका बहुत ज्यादा आपका जो है एक मेजर इम्पैक्ट था। इम्पैक्ट मींस एनालाइज। अब मैं एनालाइज लिख रहा हूँ क्या, क्या कहते हैं, इलाहाबाद एड्रेस से क्या इम्पैक्ट पड़ा बेटा आपकी पाकिस्तान की मूवमेंट पे और पाकिस्तान मूवमेंट पे। आप ये बोलोगे इट वॉज द फर्स्ट टाइम, एक सेकंड देता हूँ, आप क्या लिखोगे, इट वॉज the first time that Pakistan, या that Pakistan नहीं बोलो, that partition, that partition for Muslims। आप कहोगे ये पहली टाइम था बच्चे आपका that partition for Muslim was demanded। ये पहली दफा ऐसा हुआ कि मुसलमानों के लिए एक पार्टीशन, इससे पहले पार्टीशन डिमांड नहीं की गई, इससे पहले वो राइट्स की बात कर रहे थे, अब वो राइट्स में पार्टीशन डिमांड कर रहे हैं कि हमें जो है वो पार्टीशन चाहिए है, ठीक है। अच्छा अब इससे अभी लिखोगे दिस कॉज मुस्लिम्स। अब मुस्लिम्स को ना एक पेज पे आ गए बच्चे आपके इस वजह से, आप बोलो दिस कॉज द
द मुस्लिम्स टू वर्क टुगेदर, अलाहाबाद एड्रेस में क्या हुआ, दिस कॉज द मुस्लिम्स टू वर्क टुगेदर एज स्पीच वॉज फ्रॉम हाईली रिस्पेक्टेबल मैन। बेटा स्पीच कोई छोटे मोटे बंदे ने नहीं करी थी, हाईली रिस्पेक्टेबल उस वक्त के अल्लामा इकबाल ने करी थी, ठीक है। तो उनकी एक रिस्पेक्ट थी, उनकी एक रिस्पेक्ट थी, लोग रिस्पेक्ट किया करते एज अ पोइट जानते थे उनको, जो है वो उनकी फिलोसफी, उनकी हर चीज के बारे में लोग बड़ा फेमस थे बच्चे वो आपके, फॉर दैट रीजन। और लोग उनकी उनकी सोसाइटी में एक इज्जत थी बच्चे आपकी। तो आप क्या कहोगे, दिस कॉज द मुस्लिम्स टू वर्क टुगेदर एज स्पीच वाज फ्रॉम हाईली रिस्पेक्टेड मेंबर, आपने इस बात को मेंशन किया, ठीक है। थोड़ा सा स्क्रीन डिले आ रहा है, आई गेस आप थोड़ा सा प्लीज इस पर फोकस रखो। अब सर और क्या हुआ, आपने उस बात को जो है वो फोकस करना है। फिर यहाँ पे आप ये लिखोगे बेटा इससे हुआ क्या, इस आफ्टर दिस स्पीच, आप ये कहोगे आफ्टर दिस स्पीच separatism separatism amongst Muslims was at the peak, yeah, was आप लिखो after this separatism amongst Muslims was considered, पीक पे तो नहीं गया लेकिन कंसीडर जरूर किया गया, ठीक है। ये कंसीडर होना शुरू हो गया बच्चे आपका। आई होप तुम्हें बात समझ आई। तो तुमने कहा कि यार इलाहाबाद एड्रेस से ये इम्पैक्ट आया पाकिस्तान मूवमेंट पे कि पहली दफा किसी ने पार्टीशन की बात करी, पहली दफा ये हुआ कि क्योंकि एक रिस्पेक्टेबल मेंबर ने स्पीच करी तो सब लोग एक साथ आने की कोशिश करी और वो एक जगह अलाइन होने की कोशिश करा, ऑल्दो सब नहीं आया लेकिन एक मूव था। फिर आप बोले स्पीच के बाद सेपरेटिज्म दिमाग में आना शुरू हुई मुस्लिम्स के कि हमें अलग जगह चाहिए, ऐसे ऐसे आप पिंच करोगे ना मुस्लिम्स को, यार अलग जगह डिमांड करो। तो आई होप दैट कि तुम्हें ये वाली बात जो वो क्लियर हुई है कि किस तरह सेपरेटिज्म एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगला आ जाओ जल्दी से। अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ज्यादा मत लिखो, ये इतना इंपॉर्टेंट इवेंट है ऑल्दो वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट, लेकिन आपने कहा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, देयर वर मेजर रीजंस फॉर आरटीसीज टू गेट फिल्ड, यू डोंट नीड टू गेट इनटू एक्सप्लेनेशन। आप इसके सिर्फ एनालाइज पे फोकस करो कि इसके इसका, क्योंकि अक्सर बच्चे ये नहीं बता सकते, मार्क्सिंग में भी आरटीसी से ज्यादा नहीं लिखा हुआ, बच्चे नहीं बता सकते यहाँ पे कि आरटीसी का जो है वो क्या लिंक है। सोचो थोड़ा सा आप भी, पहले बच्चे आप पॉज कर दो वीडियो को, फिर सोचो कि यार आरटीसी का क्या। अब जितने भी मैं करवा रहा हूँ ना नेक्स्ट एनालाइज, आप मेरी वीडियो को पॉज करो, ठीक है, पॉज करके सोचो पहले खुद से, फिर आप या तो लिख लो फिर मेरे से मैच कर लो या एटलीस्ट सोच के फिर सुनो इस वीडियो को, ठीक है। अच्छा सर और क्या हुआ, अब आप बताओगे बेटा ये जो फेलियर्स है ना, आप लिखोगे दीज फेलियर्स हाईलाइटेड समथिंग। सर क्या हाईलाइट किया आपको, दीज फेलियर्स highlighted the realization, एक चीज मुसलमानों को रियलाइज हो जब वो फेल हुए ना बच्चे इस कॉन्फ्रेंस में, क्या सर क्या रियलाइज हुई, द रियलाइजेशन amongst Muslims, these should highlight the realization amongst Muslims that their, तीन आ रही तुम लोग के पास, that their interest, क्या कहेंगे, that their interest might not be protected, सॉरी, प्रोटेक्टेड इन अ यूनाइटेड इंडिया। उन्हें समझ आ गया कि हमारा जो इंटरेस्ट है वो अब यूनाइटेड इंडिया में, एक साथ जो इंडिया मिलके मतलब हम रह रहे हैं ना बेसिकली, वहां पे हमारा इंटरेस्ट नहीं सेव हो सकता, क्योंकि नजर आ रहा है ना, याद है ना क्या किया था गांधी साहब ने, वोट लेके आ गए थे, फिर गांधी जी ना से बात करने को तैयार नहीं थे सेकंड आरटीसी में। फर्स्ट पहले इसलिए हुई कि गांधी नहीं थे, तो मुस्लिम्स को एक प्रेजेंट, एक अपना एक रोल प्रेजेंट करना था, यार हम एक अलग लोग हैं, हमारे अगर हम ऐसे ही रहे ना तो उनको नजर आ रहा था कि गांधी की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है, कांग्रेस की इतनी ज्यादा है कि हमारी तो कोई बात ही नहीं मान रहा। तो उन्हें एक रियलाइजेशन होनी बड़ी जरूरी थी कि हमें अपने यूनाइटेड इंडिया में राइट्स कभी नहीं मिलेंगे, तो हमें ज्यादा एक्टिव होना पड़ेगा सारे जो है वो मुस्लिम के ऊपर बच्चे आपका। तो आप बोलो दिस देयर बाय डीपेंड, और मजीद इसने जो है वो गहराइयों में लेके गया मुसलमानों को। किन गहराइयों की बात करो, आजादी की गहराइयों में। आप बोलो दिस देयर बाय डीपेंड द मुस्लिम्स और the Muslims thought about having सेपरेट, अब उन्हें रियलाइज हुआ कि हमें सेपरेट जगह चाहिए है क्योंकि हम यहाँ पे एक साथ नहीं रह सकते। तो अब बोलो यस आरटीसी का भी एक इम्पैक्ट, ऑलरेडी फेल्ड, लेकिन मुस्लिम्स के दिमाग में बात डाल के गई कि यार हमें अपने लिए काम करना पड़ेगा और बड़े एक्टिवली काम करना पड़ेगा। आगे आप चलो, फिर आप अपने देख लो, अभी तक हमने तीन इवेंट्स लिख लिए, क्या क्या लिख लिए, जिना 14 पॉइंट्स, नेहरू रिपोर्ट, इलाहाबाद एड्रेस। सर उसके बाद क्या लिखेंगे, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आरटीसी, सॉरी आरटीसी पे हो गया आपका। अब चौधरी रहमत अली,
आप बताओगे चौधरी रहमत अली का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था यार। क्या किया था याद है ना बेटा आप सब लोगों को? पाकिस्तान का नाम किसने दिया? चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का नाम दिया। किस पम्फलेट में दिया? नाउ और नेवर के पम्फलेट में दिया। सर हमजा ने क्या लिखा हुआ है? देखते हैं सर हमजा का आंसर को देखते हैं। तुम भी अपना आंसर ऐसे बनाने की कोशिश करो। तुम लोग 80% लिख के आ जाओ इसका बेटा इसका। ठीक है तुम लोग 80% 85% लिख के आ जाओ इसका आ जाओ बस। और बोलो और कुछ अच्छा चाहिए? बस याद रखना एग्जाम में एनालाइज पे फोकस करना है बेटे आपने। इफ यू वांट एन एस्टा एग्जाम में बोलता है यार बच्चे को एनालाइज ही नहीं आता। बेसिकली तुम्हें ना एग्जाम में फूल देना नहीं आता, उसे ना इम्प्रेस करना नहीं आता। तुम्हें आंसर लिखना आता है, तुमने फूल खरीद लिया अपने पास लेकिन तुम्हें उसे इम्प्रेस करना नहीं आ रहा है। तो उसे इम्प्रेस करना चाहते हो तो एनालाइज करना सीखो मेरे बच्चे। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है? चौधरी रहमत अली नाउ और नेवर वॉज टू इंपॉर्टेंट। आपने बोला यार बड़ा इंपॉर्टेंट था भाई आपका। नाउ और नेवर कंप्लीट आपने बताया स्टेटेड दैट मुस्लिम शुड हैव देयर ओन होमलैंड विद ब्रिटिश विद। अच्छा इस दफा जो इन्होंने बोला नहीं 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 सॉरी ऑफ मैन, इस दफा विद और विदाउट ब्रिटिश ने बोला। यही तो था, स्टेप बाय स्टेप ऊपर जा रहे हैं ना। अब सॉरी रहमत अली ने बोला कि हमें ओन होमलैंड चाहिए विदाउट ब्रिटिश रूल, आजाद जगह चाहिए। ही सजेस्टेड नहीं फॉर पाकिस्तान। आपने कहा यार उन्होंने इस बेसिस पे अपना नाम सजेस्ट किया था पाकिस्तान का। ठीक है अब आपने ये तो लिख दिया बच्चे। अब आप लिखोगे इसका एनालाइज किया चौधरी अहमद अली के पाकिस्तान के नाम ऑल दो इनसे तो लोगों ने जिन्होंने मिलने से मना कर दिया था और इनके आइडिया को उस टाइम पे अप्रूव किसी ने नहीं किया था। लेकिन कुछ भी कर लो इसका सब मेरी नजर में वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट जो इम्पैक्ट आया बेटा वो इस मूवमेंट का था। सर आप क्या कहोगे? आप यहाँ लिखोगे इट वॉज द नेक्स्ट द नेक्स्ट स्टेप ऑफ अलामा इकबाल। ठीक है नेक्स्ट स्टेप टूवर्ड्स। आप बोलो अलामा इकबाल ने जो लास्ट टाइम इलाहाबाद में बात करी इट वाज द नेक्स्ट स्टेप टूवर्ड्स इलाहाबाद स्पीच कर। इलाहाबाद स्पीच का नेक्स्ट स्टेप था क्योंकि इलाहाबाद स्पीच जब तुम्हें इसकी क्लैरिटी होनी चाहिए, अगर नहीं तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स में सुन लो। इलाहाबाद स्पीच में कहा गया था, मैं फिर भी थोड़ा समझा दूं कि उसमें कहा गया था कि सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, हमें जो है वो एक अलग जगह चाहिए भले से ब्रिटिश रूल कर। इसमें कहा गया हमें अलग जगह भी चाहिए प्लस हम खुद रूल करेंगे, मुसलमान ब्रिटिश रूल नहीं करेंगे। तो यार आगे की डिमांड मांगी गई है बच्चा। अब इट वाज द नेक्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द इलाहाबाद स्पीच। तो मुसलमान ऐसे ग्रो कर रहे हैं। ठीक है showing the growth towards इंडिपेंडेंस। आप बोलो इंडिपेंडेंस की तरफ हमें क्या दिखा रही थी आपकी ये आपकी ग्रोथ को इंक्रीज कर रही थी कि हाँ अब ज्यादा इंडिपेंडेंस करोगे। आप बोलो यार कुछ भी हो, भले से रिजेक्ट किया उस टाइम पे लेकिन अटेंशन बेटा इट गेन अटेंशन। आप बोलो अटेंशन उस वक्त गेन करी उसने। ठीक है एक ना उस वक्त एक ही चीज डिस्कस हो रही थी मुस्लिम्स के भी, मुस्लिम लीग में भी एक बात डिस्कस हो रही थी चौधरी रहमत अली का। भले से एक्सेप्ट करो रिजेक्ट करो लेकिन आप बोलो इट गेन अटेंशन ऑफ मासेस। बहुत सारे लोग इसने क्या गेन करी बच्चे आपकी आपकी अटेंशन गेट करी विच एडवोकेटेड द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है आप लिखोगे इट ओपन द डिबेट। एक डिबेट शुरू हो गई मुस्लिम लीडर्स में आपस में। इट ओपन द डिबेट ऑफ फीजिबिलिटी। फीजिबिलिटी समझ लो, फीजिबिलिटी ऑफ कंसीडरिंग द सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट। एक डिबेट शुरू हो गई कुछ लोगों ने, क्योंकि ऐसा थोड़ी कि सब लोगों ने मना किया बेटा। बहुत सारे मुस्लिम से बोला कि सही कह रहे थे चौधरी रहमत अली। तो यार इस पे डिबेट शुरू हो गई ना। अब एक डिबेट चल रही थी कैसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए वो बाद में डिबेट में कौन जीतता है, लेकिन सवाल ये कि बात तो चल रही है ना। ठीक है तो आप बोलो मुस्लिम्स का दिमाग आहिस्ते आहिस्ते चेंज होगा टुवर्ड्स दैट कि हमें सिर्फ अब एक सेपरेटिज्म की बात नहीं करनी, हमें आजादी, क्योंकि इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट डिमांड। मुस्लिम्स को भी एब्जॉर्ब करना आसान नहीं था क्योंकि वो भी सेंचुरीज से उनके साथ रह रहे थे यार। इंडिया के साथ रह रहे थे, हिंदूज के साथ रह रहे थे, मेरा मतलब यहाँ पे ये। तो यार अब उनके लिए भी कोई आसान गेम नहीं थी बच्चे ये कंसीडर दिस स्टफ। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तो आप बोलो इलाहाबाद स्पीच ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो स्टेप क्रिएट किया टुवर्ड्स दैट थिंग जिसमें आपके लिए जो है वो मुस्लिम सो मुस्लिम्स आप बोलो। और आप लिखो इट वाज सीन इन द लेटर इयर्स दैट। आप लिखो एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट, इट वाज सीन इन लेटर इयर्स दैट पाकिस्तान was onto the hearts of public. पाकिस्तान वाज ऑन द हार्ट्स ऑफ पब्लिक। आप बोलो सारी की सारी पब्लिक के दिलों में आ गया पाकिस्तान का। कुछ टाइम बाद अभी नहीं आया लेकिन 1940s ऑनवर्ड तो यही नाम होगा, हर कोई बोलेगा पाकिस्तान पाकिस्तान। आई एम वर्किंग फॉर पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद। हर तरफ पाकिस्तान के जो स्लोगन्स होंगे, क्यों होंगे? आइडिया जनरेट करने वाले। तो यार इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। फिर आपने बताया गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट प्रूव टू बी अ वेरी वाइटल रोल एज वेल। आपने बताया कि उसने भी अपने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, स्टेटेड द इंट्रोडक्शन ऑफ फेडरल सिस्टम। अब रिवाइज होना चाहिए किसने क्या किया था। एक फेडरल सिस्टम बताया था, 8 प्रोविंसेस से 3 ऐड हुए थे आपके, सिंध एनडब्ल्यूएफपी ओडिशा। ठीक है आपने बताया वोटिंग राइट्स को इंक्रीज किया गया और नाउ मुस्लिम्स वर हैविंग अ डिमांड फॉर दैट। आपने बात समझा। ठीक है आप बोलोगे ऑल दो, आप लिखोगे लेकिन ऑल दो
it was, sorry, although it was a concession, you would say that although it was a disappointment for Muslims as they expected more, क्योंकि वो ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे मुसलमानों के लिए डिसअपॉइंटमेंट, मुस्लिम सोच रहे हैं मेरे को ज्यादा कुछ मिलेगा, बट मेड मुस्लिम्स रियलाइज, झटका मिला ना मुस्लिम्स को, रियलाइज किया उन्होंने, रियलाइज दैट दे हैव टू बी मोर एक्टिव, दे हैव टू बी, अब उन्हें रियलाइज हुआ कि हमें ज्यादा एक्टिव होना पड़ेगा पॉलिटिक्स में, क्योंकि ब्रिटिश भी इतनी आराम से नहीं मान रहे हमारा। तो आप बोले इसने बड़ा कि अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया बेटे आपका, ठीक है, लेकिन असल बात क्या थी वो तो ये है ना जो लिखूंगा। आप बोलो क्या याद है फेडरल सिस्टम होता है क्या, सबको मेरी स्टूडेंट्स के बाद पता है, अगर किसी को नहीं पता सुन लो। फेडरल सिस्टम का मतलब आसान अल्फाजों में समझाऊं बेटा तो इलेक्शंस होंगे, अब ये कहा ब्रिटिश ने, अगर आसान अल्फाज में समझाऊं, इलेक्शंस होंगे, वोटिंग होगी, लोग आएंगे, पार्लियामेंट सेट होंगे। तो आप बोलो इसमें क्या कहा गया बेटा आपका, आप बोलो दिस was the parliamentary system to be set up। आप बोलो इससे हुआ ये कि एक पार्लियामेंट्री सिस्टम सेटअप हो गया, ठीक है, और जिस वजह से अब आगे क्या होने वाले याद है ना, आगे क्या होंगे जाके, आप बोलो लीडिंग टू इलेक्शंस। और इलेक्शंस तो बड़े इंपॉर्टेंट थे, मेरे सारे बच्चों को पता है बेटा, मैं कहता हूँ यार इलेक्शंस अच्छा हुआ था, मुस्लिम लीग आया बहुत अच्छा हुआ था, बहुत जरूरी था उनके लिए। तो आप बताओगे लीडिंग अप टू द इलेक्शंस, और आप बोलो उन इलेक्शंस की वजह से, दोज इलेक्शन रिजल्ट caused the Muslim League to turn towards an effective Muslim। पहले से वो मुस्लिम लीग थी, अब वो इफेक्टिव मुस्लिम लीग। आपको याद है ना इलेक्शन के बाद क्या सीन हुआ था, पहले इलेक्शन से बहुत बुरी तरह से हारे थे जिनाम हम मुस्लिम लीग, लेकिन उस इलेक्शंस के ऐसा झटका मिला था मुस्लिम्स को बेटा आपका, तो मुस्लिम अपनी पूरी पार्टी चेंज कर दी, एक फ्लैग के अंडर आ गए थे बहुत सारे लोग। तो आप बोलो यार अगर सोचो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट में ये ना अनाउंस होता कि फेडरल सिस्टम बनेगा और फिर इलेक्शंस ना होते तो मुस्लिम लीग तो थी, लेकिन मुस्लिम लीग इफेक्टिव ना होती तो शायद वो ना पाकिस्तान रेजोल्यूशन मांगते और ना ही वो आगे कुछ कर पाते। तो मुस्लिम लीग होना काफी नहीं था बच्चे, मुस्लिम लीग का इफेक्टिव होना आप बोलो बड़ा इंपॉर्टेंट था, जो इन्होंने यहाँ पे अपना जो है रियलाइज किया और उसको अपना इफेक्टिव पाया। So yes, that's how you need to write that stuff। हो सकता है मुझे कुछ बच्चे बोले तो ये आंसर बहुत लंबा हो रहा है, ठीक है, ऑल दैट स्टफ नहीं, ये बेटा तो भाई बात मेरी पेजेस की लेंथ थोड़ी छोटी है, और एट द सेम टाइम आप चाहो तो एक आध चीज स्किप कर सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा आपको 100% आप डेटा लिखो, लेकिन आपने कोशिश करनी की यू राइट दैट इन दैट, आप 80% डेटा लिखो उसका, लेकिन लिखो, आप एनालाइज को छोटा कर दो, शॉर्ट कर दो, मैं 5-6 लाइन का लिख रहा हूँ, आप 3-4 लाइन का लिखो, मैं 2 बातें लिख रहा हूँ, 2 से 3 बातें, आप 1 से 2 बातें लिखो, लेकिन लिखो जरूर, एनालाइज के बगैर कंटेंट कोई नहीं रहना चाहिए। आइडेंटिफाई भी करो, आप एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी कम कर दो, एनालाइज थोड़ा कम कर दो, लेकिन ये तीनों चीज होनी चाहिए पैराग्राफ आपका, ये ना हो कि आप सिर्फ आइडेंटिफाई करो, एक्सप्लेन करो, आप बोलो सर बहुत लेंथी हो रहा था क्या, नहीं, अगर आपने ऐसा किया, यू आर गोना लूज योर मार्क्स। मैंने ज्यादा लिखा हुआ है थोड़ा सा, क्योंकि मुझे पता है मैं इतना लिखूंगा तो आप 80% लिख के आओगे, आप इसका 80% तो लिखो बच्चे, ताकि आपका ये स्टार है। लाहौर रेजोल्यूशन वाज येट अनदर प्रॉब्लम, आप इंपॉर्टेंट इवेंट, आप बताओगे लाहौर रेजोल्यूशन का लिंक क्या था, इट डिमांडेड अ सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट, आप बोलोगे इसने क्या डिमांड किया, एक सेपरेट इंडिपेंडेंट मुस्लिम स्टेट डिमांड किया, एंड द आइडिया वाज एक्सेप्टेड बाय ऑल मुस्लिम लीग मेंबर्स, मीनिंग ऑल वर वर्किंग अंडर द वन फ्लैग। अब सारे के सारे मुस्लिम्स क्या कर रहे थे, एक ही फ्लैग के अंडर काम कर रहे थे, एंड देयर वाज नो अदर फ्लैग जिसका हम बात कर रहे थे, ठीक है। फिर आप बोलोगे हिंदू मीडिया फर्दर बेनिफिटेड बाय कॉलिंग इट पाकिस्तान रेजोल्यूशन, उन्होंने इसको क्या कहा, हिंदू मीडिया ने इसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन कहना शुरू किया, तो हर किसी के दिमाग में याद है ना, मैंने बताया था कि पाकिस्तान रेजोल्यूशन का आपस में लिंक क्या था, आपने उस बारे में बात की। अब आप इसके एनालाइज करो यार, ये लाहौर रेजोल्यूशन तो यार ये तो जान है हमारा, यही तो सारा गेम था, दिस इज द बेस ऑफ मेकिंग ऑफ पाकिस्तान। तो आप लिखोगे यहाँ पे क्या लिखोगे मेरे बच्चे, अब आप इसको फर्दर एक्सप्लेन करोगे, आप कहोगे सॉरी, इट लेड to the clarification of objectives। आप बोलो इसकी वजह से फॉर द फर्स्ट टाइम ऑब्जेक्टिव्स क्लेरिफाई हुए बच्चे, वरना ऑब्जेक्टिव्स ही क्लेरिफाई नहीं थे बच्चे आपके। आप लिखोगे अब फाइनल ऑब्जेक्टिव, इसके बाद फर्दर मुस्लिम से कोई ऑब्जेक्टिव नहीं आए, ठीक है। आप बोलोगे इसके आगे क्या हुआ आपका, इट प्रोवाइडेड अ क्लियर एम, एक क्लियर एम मिला दो लोगों को,
दो चीजों को बेसिकली, या दो लोगों को कह लो। एक क्लियर एम, मेरा क्लियर एम टू मुस्लिम लीडर्स। अब मुस्लिम लीडर्स को भी पता था हम किस चीज के लिए काम कर रहे हैं, और सिर्फ मुस्लिम लीडर्स को नहीं मिला क्लियर एम, आप कहोगे एंड टू मुस्लिम पब्लिक। अब पब्लिक को भी पता लगा कि हमने किसके बैक पे खड़ा होना है, अब पब्लिक को भी रियलाइज हुआ कि हमें क्या डिमांड करना है, उन्हें भी ये समझ आया। सो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट एट दैट पॉइंट, आपने ये बात मेंशन करी कि पब्लिक का एक प्रॉपर एम उनको मिला बेटे आपका, एंड ऑल अबाउट दैट। फिर आप लिखोगे बेटा ऑल्सो, इससे और भी आपको फायदा हुआ। सर क्या फायदा हुआ, आप बोलोगे ऑल्सो नाउ ब्रिटिश एंड हिंदूज रियलाइज, ऑल्सो नाउ ब्रिटिश एंड हिंदूज रियलाइज। आप कहोगे अब ब्रिटिश और हिंदूज को भी रियलाइज हो गई बात, रियलाइज दैट, एक सेकंड देगा बेटा मुझे। अच्छा, ऑल्सो नाउ ब्रिटिश एंड हिंदू रियलाइज दैट they means Muslims would not would not settle for less। अब ब्रिटिश को भी रियलाइज हो गया कि मुस्लिम्स कम वम पे नहीं मानने वाले बेटे आपके, ठीक है। एंड और ये भी रियलाइज हो गया दैट दे आर यूनाइटेड अंडर वन फ्लैग, क्योंकि इस दफा सारे लोगों ने मिलकर इसको पास किया था, एक फ्लैग के अंडर जो है वो सारे के सारे मुस्लिम्स यूनाइट हो चुके हैं। ठीक है बेटा, तो दिस इज एनालिसिस। आप बोलो यार इससे पाकिस्तान मूवमेंट पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट which would lead टू पाथ ऑफ इंडिपेंडेंस। बेटा मैं देखो, मैं दो से तीन बातें लिख रहा हूँ एनालाइज में, आप दो लिख देना, एक लिख देना, लेकिन लिखना जरूर। फिर मैं वही बात कर रहा हूँ, आपने लिखना जरूर है, समराइज है। तो मैंने आंसर्स ऑब्वियसली मैं जिस लेवल पे लिख रहा हूँ, हो सकता है आप ना लिख पाओ, हो सकता है आप लिख दो। ऑल्दो मैंने मैंने इसको कोशिश करी कि मैं नॉर्मल इंग्लिश में रखूँ, मैंने बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं किया, मैं बड़े कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स भी बना सकता, सेंटेंस स्ट्रक्चर बना सकता था, लेकिन एग्जाम ने क्योंकि डिमांड नहीं करता, तो मैं आपके लिए मुश्किल क्यों करूँ चीज को बच्चे। मैंने लेंथी जरूर लिखा है, लेकिन इजी लैंग्वेज में लिखा है, और एग्जामिनर भी आपसे इजी लैंग्वेज का ही आंसर एक्सेप्ट करता है। अगर आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाने आते हैं तो दैट्स वेरी गुड, लेकिन इस पे भी आपका आराम से ए स्टार आ सकता है। आई होप दैट कि बेटा आपको ये बात समझ आई। फिर आपने आखिर में कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन मैंने लिखा दैट इन माय ओपिनियन ऑल इवेंट्स प्लेड मेजर रोल बट लाहौर रेजोल्यूशन वाज द मोस्ट सिग्निफिकेंट। मैंने कहा मेरी नजर में दिखाया कंक्लूजन का तरीका मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ, जिससे नहीं सीखा हुआ कंक्लूजन वाली वीडियो जाके देखिए यूट्यूब पे, वहां पे आपको मिल जाएगा। बट लाहौर रेजोल्यूशन वाज द मोस्ट सिग्निफिकेंट एज आफ्टर द कांग्रेस टायरनी के बाद मैंने कहा मोस्ट ऑफ द मुस्लिम्स वर फॉलोइंग द जिनास कमांड, वो जिनास की बैक पे थे बच्चे आपका। एंड इट वाज द बेस्ट टाइम टू आस्क फॉर सेपरेट स्टेट, क्योंकि जिना एक लीडर बन चुके थे, तो सबसे बेस्ट टाइम था। पहले मांगते ना तो कोई फॉलो ही नहीं कर रहा था उनको। Also now Muslims aim was very clear and only settlement was Pakistan. They were ready to die in that cause. Muslims का aim clear हो चुका था और वो पाकिस्तान। दो बातें मैंने, 2 मार्क्स का होता है कंक्लूजन में, दो बातों से तो वो बताया कि मैं लाहौर रेजोल्यूशन को सपोर्ट क्या कर रहा हूँ। आई एम गेन 14 आउट ऑफ 14। एग्जाम ना का बस चले तुम्हें पता है मेरी चीता टेक्निक से 14 में से 14 नहीं 15 मार्क्स देगा तुम्हें। लेकिन बेटा इस बात पे फोकस रखना है, आइडेंटिफाई क्या है, एक्सप्लेन क्या है, एनालाइज क्या है। दिस वाज ऑल अबाउट that sums up about a 14 mark timeline based question। सेक्शन बी का मोस्ट फेवरेट मोस्ट हॉट टॉपिक आपका 1909 से 1919 का भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए हो सकता है। तो बेटा टेक केयर, until until we meet for the next time, अल्लाह हाफ़िज़।